कानूनों की जरूरत क्यों आनी पड़ी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जब वो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हम और हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी संकल्पना है उसका पूरा करेंगे। हमारी एक बड़ी आबादी जो खेती पर निर्भर है, लेकिन वो पर्याप्त रूप से आर्थिक समृद्ध नहीं है। यदि वो आर्थिक तौर पर समृद्ध हो जाए तो उसका लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। लेकिन कोरोना संकट के समय कृषि की महत्ता को उसने रेखांकित किया। हमारा कृषि की विकास दर बाकी यदि घट गई, लेकिन कृषि की विकास दर लगातार अच्छी बनी रही और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए बीते 6 वर्षों में एक के बाद एक अनेक कदम उठाए और इसी का अमल के विस्तार में ये दोनों कानून, तीनों कानून का निर्माण हुआ संसद में। पहले तो इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए कि ये जो कानून है वो क्यों बने और उसके पहले क्या उसकी भूमिका थी। ये 1960 के दशक से ही जो हमारा मंडी कानून तो पहले से बना हुआ था, तो उसमें जितनी कमियां आ रही थी उसको दूर करने के लिए लगातार बातचीत होती रही, प्रयास होते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियों ने, जिसमें एक के अध्यक्ष थे दो विख्यात कृषि अर्थशास्त्री और किसान नेता भानु प्रताप सिंह और शरद जोशी थे, कई सारी संस्तुतियां प्रस्तुत की गई, इसको सर्वसम्मति प्रदान की गई, लेकिन तब तक वो सरकार गिर गई थी। उसके बाद अनेक संसदीय समितियों की दर्जनों रिपोर्ट्स, पंचवर्षीय योजनाओं के दस्तावेज के प्रति मैंने किया। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर मालू जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। शोषण बाजार की खामियों पर काफी फिर से कट रहा है आपका माइक। एक मेरा विनम्र अनुरोध है वक्ताओं से कि 10 से 12 मिनट में अपनी बात को समेकित भी करें। आपका मालू जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है हमारी आवाज आपको? हाँ, अब आ रही। अब आ रही कि नहीं? हाँ, अभी आ रही है। राज्यों को लागू करने को कहा, निजी मंडियों की स्थापना, संविदा खेती पर मंडी शुल्क, एकीकृत व्यापार लाइसेंस, ई मार्केट शामिल है। लेकिन उसके बाद इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संविदा खेती, उसके बारे में भी हरियाणा ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने 2007, 2003, 2006 में कई सारे प्रावधान किए, लेकिन ये पूरे स्वरूप में उभर कर नहीं आया। ये कृषि के क्षेत्र में कैसे किसानों की उपज को उसका मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने ये संशोधन किए और ये संशोधन एमपीएमसी एक्ट में किए। विकल्प दिया गया है किसानों को कि वो अपनी उपज को मंडी में भी बेच सकते हैं, बाहर भी बेच सकते हैं। क्योंकि मंडी की व्यवस्था में कई सारे एजेंट वसूली करते हैं, लाल फीताशाही होती है और मंडियों के उत्पाद की सफाई, छटाई, अनाज के ठेके आदि के नाम की जो वसूली होती है, उससे बचने के लिए, और मंडी टैक्स लगता है, तुलावटी, और ये कई सारे जो 10-12% का खर्चा है, उससे बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 86% जो किसान हैं वो 4 हेक्टेयर से कम वाली जोत के हैं
95% किसान 10 हेक्टेयर से कम वाली जोत के हैं। मतलब उनके पास जो अनाज का उत्पादन है वो इतना नहीं होता कि एक वाहन में पूरा वो वाहन कर लें और उसमें चला जाए, और जब वो वहां जाता है यातायात के उसको शुल्क को देकर मंडी में, तो वहां पर कई सारी उसको ये बिचौलियों की, आड़तियों की जो तानाशाही है उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए उसको विकल्प दिया कि बाहर आप इसको बेच सके, इसलिए कानून आया। अब बाहर बेचने में भी उसको सुरक्षा चाहिए, तो ये कानून उसको इस रूप में सुरक्षा प्रदान करता है कि इस मंडी के बाहर जो बेचेगा वो पैन कार्ड पर बेच, जिसके पास है वो बेचें, वो व्यापारी खरीदेंगे, और आरटीजी का जो उसका शुल्क है, जो उसका मूल्य है, वो तो उसकी एक सुरक्षा हो गई। इसके अलावा कई सारे प्रावधान उसमें के, यदि विवाद की स्थिति में उसका 3 दिन में उसको पेमेंट करना है, और कोई विवाद की स्थिति में उसकी एक कमेटी रहेगी, वो विवाद का निपटारा करेगी। मंडियों में जो कई जगह मंडियां सक्षम है, लेकिन केरल बिहार जैसी राज्यों में तो मंडियां ही नहीं थी, इसलिए किसानों को औने पौने दाम में ये अपनी उपज बेचना पड़ती थी। तो जहां तक इस कानून के संदर्भ में एक और ये बात आती है कि एमएसपी पर खरीदी नहीं होगी, ऐसी शंका व्यक्त की जा रही है। देखिए, एमएसपी पर तो लगातार होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है, और सरकार ने अभी कानून बनने के बाद तुरंत एमएसपी की दरें भी निर्धारित की। 2013 में यूपीए की सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के जिस मसौदे को सहमति व्यक्त की थी, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकारी खतरे में था, जो इस सरकार ने 2014 में खाद्य सुरक्षा और किसानों को संरक्षण देने के मुद्दे पर भारत की सरकार ने उन प्रावधानों को मानने से इनकार कर दिया। इससे ये मंशा प्रकट होती कि एमएसपी हम लागू रहे, शंका नहीं चाहिए। लेकिन अभी जैसे चने का मूल्य बार में 5,600 रुपए प्रति क्विंटल हुई 4,600, तो किसान को जब ज्यादा मूल्य मिलेगा तो एमएसपी पर वो क्यों देगा? एमएसपी तो इसलिए होती है कि किसान को उसकी उत्पाद का उचित मूल्य मिले। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को भी सरकार ने लागू किया, जिसमें उसका जो कृषि उत्पाद है उसकी जो मूल लागत है उससे 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए, और वो इस सरकार ने उसका मूल्य निकालकर उसकी 1.5 गुना की, ताकि किसानों की आय को दुगनी करने में मदद मिले। तो ये जब ये कानून बना, तो इस कानून के तहत छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। वो जब बाजार में बाहर, मंडी के बाहर माल बेचेगा तो उसको कई सारे शुल्क नहीं लगेंगे, सीधा पैसा उसके पास आएगा और फसल की कीमत को पूरी तरह से उसको मिलेगी। इसमें 10,000 जो कृषि उत्पाद संगठन है, जो वो छोटे किसानों को कंपनियों के साथ समझौते के लिए सक्षम बनाएंगे। इसलिए ये कहना कि कुछ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये गलत है, क्योंकि उसके पास तो विकल्प है कि वो बाहर भी बेच सकता है और मंडी के अंदर भी बेच सकता है। स्थानीय स्तर के जो विवाद हैं उसके नियम अनुरूप समाधान किया जाएगा, और अन्यथा अदालत के जरिए इसका समाधान निकाला जाएगा। उसमें एक प्रावधान ये कि यदि बाजार मूल्य अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको वो किसान अपने उत्पाद अपने खेत पे भी बेच सकता है, उससे सीधे उपभोक्ता को भी फायदा मिलेगा। जब उपभोक्ता मंडी में नहीं जाएगा, सीधे किसान के खेत से लेगा, तो सीधा उपभोक्ता और किसान का मेल होगा, ये भी उसको लाभ मिलेगा। इसमें इसके अलावा इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसमें जो उसके लाभ होंगे कि कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी, लेन देन की लागत में कमी आएगी, मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में जो वेयर हाउस है, प्रसंस्करण यूनिट है, उनको व्यापार के लिए जो अतिरिक्त चैनल है उसका सृजन हो गया। किसानों के साथ प्रोसेसर्स, संगठित रिटेलरों का भी एकीकरण होगा इसमें, ताकि ये जो मीडिएटर हैं उसकी कमी आएगी।
डिजिटल व्यापार के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धा भी रहेगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा, तो लाभकारी मूल्य उसको मिलेगा, उसकी आय में सुधार होगा। ये इस कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो किसानों के हित में है। दूसरा कानून है जिसमें ये कहा गया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए बात की गई है, उसमें उस कानून में देखिए, पहले से किसान सशक्तिकरण संरक्षण मूल्य आश्वासन कृषि सेवा करार अधिनियम, इस अधिनियम के पहले भी खेती, कॉन्ट्रैक्ट खेती को तो नाम दिया गया है, लेकिन अदाई पर खेती दी जाती थी, और वो जो अदाई पर खेती दी जाती थी उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, और किसान उसमें था, उसको एक विधिवत स्वरूप दिया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें उसको कॉन्ट्रैक्ट में उसको जो मूल्य आएगा, यदि उससे ज्यादा मूल्य होता है तो उस उत्पाद उस जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको उस ज्यादा मूल्य उस उत्पाद का उसको देना पड़ेगा, और वो भी जैसे ही वो फसल आएगी उसके 3 दिन के अंदर उसको भुगतान करना पड़ेगा। इसका भी बड़े दिनों से ये अलग अलग सरकारों में इसके बारे में कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं और उस पर काम शुरू हुआ है, लेकिन इस सरकार ने इसको एक कानून का रूप दिया। इसमें बाजार मूल्य अगर ज्यादा हो जाता है तो खरीदारों को इसी के अनुरूप भुगतान करना होगा, चाहे समझौते में उत्पाद की कीमत कम क्यों ना हो। इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और थोक विक्रेता जो एक्सपोर्टर हैं, उससे भी ये किसान समझौता कर सकते हैं। फसल बोने से पहले न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिलेगी, किसान को जोखिम है वो खरीदार उठाएंगे। ये सबसे बड़े छोटे जोत के जो किसान हैं उनको लाभ होगा, क्योंकि 4 हेक्टेयर से के जोत वाले किसान, 10 हेक्टेयर वाले, और उनकी जोत कम न हो जाए, इसके संरक्षण के लिए ये कानून लाए हैं। और इसकी पूरी कानूनन व्यवस्था उसमें है कि उसको ये जो किसान जो समझौता करेगा उसको उसका लाभ मिले। इसके जो विभिन्न पहलू हैं उसको मैं आपको बताऊं कि उसके जो प्रमुख लाभ हैं कि इसमें उच्च और आधुनिक तकनीक का इनपुट होगा, क्योंकि जब वो खेती कराएगा कॉन्ट्रैक्ट खेती में तो उसको आधुनिक तकनीक उसमें आएगी। अन्य स्थानीय एजेंसी के साथ साझेदारी में मदद मिलेगी। कृषि उपकरणों की सुविधाजनक आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो उसमें होगी, और शीघ्र वितरण होगा, क्योंकि किसानों की जो उपज होगी वो जब अनुबंधित होगी तो वो उपज को जल्दी वो पूरे एक सारी, जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कई सारे लोगों से तो इकट्ठा उसका अनुबंध भी होगा कहीं बेचने के लिए, तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा बेचने, और उसको उचित मूल्य मिलेगा। अनुबंधित जो किसान है उसको नियमित और समय पर भुगतान होगा। जो लॉजिस्टिक सिस्टम है हमारा और वैश्विक जो विपणन का रखरखाव है मानकों का, वो स्टैंडर्ड बनेगा उसका, तो लॉजिस्टिक भी बढ़ेंगे हमारे यहाँ। इसके लिए बहुत सारी चेन श्रृंखला बनेगी स्टोरेज की, क्योंकि वो जब कंपनियां या दूसरे लोग उससे समझौता करेंगे तो वो उस उपज को उठाकर अपने तुरंत रखेंगे, क्योंकि ये जो किसानों के खेत में पड़ी रहती है ये उसको फायदा मिलेगा। तो किसानों के हित का संरक्षण इसमें पूरी तरह किया गया है। तीसरा जो कानून है वो बना था जब 1955 में जमाखोरी के विरुद्ध। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये उस समय का है जब अनाज खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ था, खाद्यान्न के लाले पड़ रहे थे, अन्न भंडारण की जगह नहीं थी। तब अन्न भंडारण तो दूर की बात है, जो उत्पाद ही कम हो रहा था तो हमको आयात करना पड़ रहा था। तब ये स्टोरेज न करके लोग कालाबाजारी न करें, इसके लिए कानून बनाया था। लेकिन अब तो हम सबसे बड़े चावल उत्पादक देश हैं, गेहूं का हमारा उत्पादन बहुत बड़ी इस बार अच्छा खरीदारी जिस ढंग से एमएसपी पर हुई है, और पूरे देश में जो ये
रिकॉर्ड जो बुआई हुई है और ये इस बार जो खरीदी हुई है वो एक और रिकॉर्ड खरीदी हुई है। तो इसलिए इस कानून का, लेकिन उसमें भी एक प्रावधान ये किया गया है कि आपात स्थिति में सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती है, उसको खुला नहीं छोड़ा गया है। इसलिए ऐसा संशय तो निर्मूल है कि उसमें, इसलिए किसानों को उपज का ये जब प्रतिबंधों से आज़ादी मिलेगी तो उसको उपज का उचित दाम मिलेगा, वो उपज चाहे जहां बेच सकेंगे, देश में अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। किसान मंडी के बाहर जब उत्पाद बेचेंगे उन पर कोई कर नहीं लगेगा। तो स्टोरेज करने के लिए कोई उसकी बंदिश है, क्योंकि उत्पादन ज्यादा है और वो भी केवल जो अनाज, दलहन, प्याज, खाद्य वस्तुओं को विनियमन के बाहर होने से किसानों को लाभ मिलेगा। इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, क्योंकि जब ये भंडारण को लेकर के कि लोग इंस्पेक्टर जाते थे, जांच पड़ताल करते थे, उसको पेनल्टी लगाते थे या भ्रष्टाचार करते थे, उससे भी निजात मिलेगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लाइसेंस, परमिट राज, इंस्पेक्टर राज, कृषि क्षेत्र में खत्म करने का जो वादा सरकार का था, वो इस कानून के लागू होने के बाद में पूरा होगा। सरकार को इसमें असाधारण स्थितियों में हस्तक्षेप का अधिकार होगा। युद्ध जैसी स्थिति, आपातकाल हो या कोई प्राकृतिक विपदा हो, उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन चूंकि जब उत्पादन इतना है तो उसमें किसी भी तरह से ये प्रतिबंध अब वो काल बाह्य हो गए हैं, इसलिए इसको किया है। तो ये तीनों कानून न केवल किसान के लिए, उपभोक्ताओं के लिए भी लाभकारी हैं। और इस कानून के जरिए जो लाभ हो रहा है किसान को, और बिचौलियों की जो समाप्ति हो रही है, आड़तियों के माध्यम से जो धंधा होता था, सीधे उसको ये जो 10-12% का जो उसको देना पड़ रहा था वो बच रहा है। उससे किसान समृद्ध और संपन्न होगा और स्वावलंबी होगा। ये, और एमएसपी का जहां तक सवाल है, जब उत्पाद का मूल्य उसको अच्छा मिलेगा तो एमएसपी लागू भी करेंगे। अभी जैसे चने में एमएसपी 4600 रुपए क्विंटल थी, तो वो कहाँ बेची किसानों ने? भारी बेची किसानों ने। सर प्लीज कंक्लूड कर लें। जी, तो कुल मिलाकर ये तीनों कानून किसान के हित में हैं। और इस पर जितना बावेला इस बात को लेके एमएसपी को बंद, ये केवल शंका है। इसलिए इस शंका को इसलिए हम निर्मूल वो साबित कर रहे हैं इस माध्यम से कि अभी हमने एमएसपी हमारी सरकार ने घोषित की है और अब किसान को कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ उत्पादन भी बढ़ रहा है, हमारे यहाँ खेती के नए नए संसाधनों और उसमें नई तकनीक भी आ रही है। इसलिए ये तीनों ही कानून किसानों के हित में है, उपभोक्ताओं के हित में है और देश की आर्थिक समृद्धि के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद मालू जी। मैं एक बार पुनः अपने वक्ताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया 10 से 12 मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें, ताकि हम समय अनुशासन का भी पालन कर सकें। अब मैं श्री चिन्मय मिश्र को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आएँ और अपनी बात रखें। श्री चिन्मय मिश्र कृषि कानून पर अपनी बात रखेंगे। गांधीवादी विचारक, स्वतंत्र लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। मालू जी और हम कॉलेज के जमाने से मित्र हैं। बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार चिन्मय जी, है ना। तो असल में ये बहुत विषम समय है, बहुत विषम परिस्थिति है और हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें कमोवेश हमें अपना विवेक को प्रयोग करने की इजाजत अब नहीं है। हम एक लाइन से बंधे हैं, वो पार्टी की लाइन हो, हमारे समाज की लाइन हो, हमारी जाति की लाइन हो, हमारे धर्म की एक डायरेक्शन दिया है, हम उसमें बंधे हैं।
किसानों को लेकर के जो बातचीत अभी मालू जी ने कही वो ये ठीक है। मैं तो इसको एक बिल्कुल नए अंदाज से देखता हूं कि ये जो 3 कानून हैं, इन तीनों कानूनों के नाम भारत के 99% किसान पढ़ लें तो मैं मानूंगा ये कानून ठीक है। वो इस कानून को के नाम तक याद नहीं रख सकते। आपने जो नाम रखा है कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण सशक्त अधिनियम, समझौता अधिनियम वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो सरलीकरण की बात नहीं है। किसान इस पूरे कानूनों से कैसे बाहर हो सकते हैं और किसान कैसे खत्म हो सकते हैं, ये शुरुआत है। ये शुरुआत दरअसल आज की नहीं है, भाजपा के शासन की भी नहीं है। ये शुरुआत सन 1991 से नई आर्थिक नीतियों के साथ हुई और आज हम पूरे 30 साल हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि करीब 3.5 से 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसमें से करीब 12 साल भाजपा के शासन के भी हैं, 18 साल कांग्रेस और दीगर पार्टियों के शासन के हैं। तो ये बराबरी का सौदा है और इस सौदे में अगर कोई घाटे में है तो वो किसान ही सबसे ज़्यादा घाटे में है। जो बात की जा रही है ये असल में दरअसल ये बिल्कुल उसी लाइन पे है। विश्व व्यापार संगठन जैसा चाहता था, ये बिल्कुल उसी तरह की उसी लाइन पर गया हुआ एक समझौता है जिसमें किसानों को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि भारत में 85% से ज़्यादा छोटी जरूरत के किसान हैं और वो किसान दूसरे राज्य को तो छोड़ दीजिए, अपने नियरेस्ट 30 किलोमीटर की मंडी तक नहीं जा सकते। ऐसे में वो किस दूसरे राज्य में जाएंगे? भारत का किसान पिछले करीब 4-5 सालों से एक जबरदस्त आर्थिक मतलब एक संकट में डाला जा रहा है। जो नोटबंदी से शुरू हुआ, जीएसटी पर आगे बढ़ा, तालाबंदी में और उसके ऊपर कसाव हुआ और ये जो कृषि कानून है इन्होंने उसको फांसी की सजा दे दी, उसकी गर्दन काट दी है ना। नोटबंदी के बाद से किसान उठ नहीं पाया। जीएसटी के बाद छोटे किसानों की जो स्थिति है, बड़ों की भी जो स्थिति है, छोटे व्यापारियों की जो स्थिति है, क्योंकि कृषि सिर्फ फसल का उत्पादन नहीं है। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कृषि में इस वक्त जो हम उत्पादन में बढ़ोतरी देख रहे हैं वो जो खाली खाद्यान्न की फसल नहीं है। वो जो दिख रही है हमें, उसमें बड़ा जो योगदान है वो पशुधन का है, वो डेयरी और एलाइड जो इंडस्ट्रीज हैं उनका बड़ा योगदान है। इसमें आप ये देखिए जो कृषि को लेकर के ये बात हो रही है कि हम बहुत सारा उन्हें ऋण दे रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लोन किसके पास जा रहा है? 95% लोन उन लोगों के पास जा रहे हैं जो सीधे कृषि से जुड़े नहीं हैं, वो एग्री बिजनेस में हैं। बंबई के आसपास का आप इलाका देखेंगे, आप देखेंगे कि जो लोन वहाँ जा रहे हैं वो दुकानदारों के पास में जो पेस्टिसाइड बेचते हैं, जो ट्रैक्टर बेचते हैं, ये उन सबके पास जाने वाली बातें हैं। और मुझे एक जो सबसे दुखद पहलू लगता है कि जिस देश के 55% लोग इस व्यवसाय पर निर्भर हैं, उनमें से किसी से भी सरकार ने इस मसले पर बात नहीं करी कि इस कानून को लेके उनके क्या रिजर्वेशंस हैं। ये जिस तरीके से थोपा गया है, मैं कह रहा हूं मुझे सरकार कह दे कि मुझे आपको स्वर्ग भेज रहे हैं, है ना, पर मुझसे पूछा जाए कि मुझे स्वर्ग जाना है या नहीं जाना है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि मुझे आप स्वर्ग भेज देंगे, आप मुझे सबसे अच्छा चीज दे देंगे। आप मुझसे पूछेंगे कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं। ये जो जबरदस्ती है कि किसान संगठन बार बार बात कर रहे हैं, और ये अकेले इस कानून में नहीं हो रहा है। अभी आप इसके बाद श्रम कानून की बात करेंगे, वो उसमें भी होगा। FCRA में हिंदुस्तान भर के संगठन जो बात कर रहे थे, उसके बावजूद उन कानूनों को पास किया गया। और जिस वक्त पूरे देश में कोरोना का संकट है, लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उस वक्त इस देश के इतिहास का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो मैं नहीं कहूंगा, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले कानून को ऐसे समय पास किया गया जिसको लेकर के व्यापक तौर पर उसके पक्ष में या विपक्ष दोनों में प्रचार नहीं हो सकता। और राज्यसभा में जिस तरीके से ये पारित हुआ है वो तो भारतीय लोकतंत्र पर कलंक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मुझे स्वर्ग भी देना चाहें, पर अगर स्वर्ग को मैं चाहता हूं तो ही मुझे आप देंगे ना। आप किसी किसान संगठन से बात नहीं कर रहे, आप
उनके प्रतिनिधियों से बात नहीं कर रहे, आप सांसदों से बात नहीं कर रहे, राज्यसभा में आप उसको जिस तरीके से पारित कर रहे हैं वो एक अलग है, आप संसदीय समिति के पास उसको नहीं भेज रहे। इसलिए ये बात को बहुत सा इस देश में या दुनिया में किसान से टकराएगा वो नष्ट हो जाएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। ये भाजपा का ये जो कदम है ये नष्ट कर देगा उस पूरी व्यवस्था को। ये भाजपा का अकेले की बात नहीं है, ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था जिस तरीके से किसान को अपने से अलग कर रही है उस व्यवस्था में। और गांधी इसको सन 48 तक में कह चुके हैं। और गांधी ये बहुत पहले कहते थे कि मेरे जीवन का सबसे प्रिय जो मैं काम करता हूं वो खादी है, पर कृषि के लिए मैं खादी को भी न्यौछावर कर सकता हूं। हम अगर भारत के इतिहास को देखेंगे वो इतिहास 1915-16 तक का एक इतिहास है। उससे पहले अगर देखेंगे तो 1820 तक का एक इतिहास है, 1820 से 1915 तक का एक इतिहास है। 1820 में जब तक भारत की कृषि, भारत का कपड़ा, भारत का कपास चल रहा है तब तक हम दुनिया के सिरमौर हैं। अंग्रेजों के आने के बाद से 1915 तक का जो समय है जब कृषि को पूरी तरह से तहस नहस किया गया, किसानों को खत्म किया गया, तब भारत की क्या स्थिति है। और गांधी के आने के बाद 1917 से 1947 तक किसान को जिस तरीके से महत्व मिला और ये देश आजाद होता है। ये देश गुलाम भी उसी वजह से हुआ कि किसान को क्रश किया गया। आज फिर किसान को बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है, ये देश बचेगा नहीं। आज कि आप ये देख लीजिए कि कोरोना के संकट में अगर सरकारें इस बात का बूस्ट कर रही हैं कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, सरकार ने दिया कि किसान ने दिया, ये कहां से आया? ये एमएसपी की बात कर रहे हैं जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं। अभी गोविंद भाई कह रहे थे कि बिहार में मंडी नहीं थी और वहां इसलिए ऐसा। एक तरफ आप कह रहे हैं बिहार में मंडी नहीं थी इसलिए उन्हें ठीक से कीमतें नहीं मिली, और दूसरी तरफ आप मंडी खत्म कर रहे हैं। बिहार में सबसे पहले 16-17 साल पहले मंडी खत्म करी गई। आज बिहार का 3 एकड़ वाला किसान हरियाणा के 3 एकड़ वाले किसान के यहाँ मजदूरी करने जाता है। क्यों करने जाता है? उसके पास भी 3 एकड़ जमीन है, उसकी जमीन पंजाब से खराब नहीं है बिहार की। वो क्यों जाता है? क्योंकि मंडी नहीं है, मंडी समितियां नहीं है, उसके लिए बेचने को मंडी नहीं है। वो आज की स्थिति में वहां पर या तो अपने खाने के लिए अन्न उपजाता है या अपने जानवर के लिए, इससे ज्यादा वो उपजाता नहीं। पिछली बार जब 1500, 750, 1500 रुपए किलो चना, मतलब क्विंटल चना बिका है। आज अभी की बात है, आज सवेरे अखबारों में खबर है कि सोयाबीन जो है वो एमएसपी से कम पर बिक रही है। आज अगर 15% लोगों को भी एमएसपी का और मंडी का फायदा मिल रहा है तो 15% का मतलब होता है कम से कम आप 22 करोड़ किसान हैं तो उसमें से 3 से 4 करोड़ किसान। आप मंडी की स्थिति को ठीक नहीं कर रहे हैं। किन लोगों के हाथ में ये जाएगा? आज की तारीख में जो स्थिति हुई है अगले 10 सालों में, जो सूडान की और पाकिस्तान जैसी स्थितियां हैं कि अनाज के लिए दंगे, वो दंगे इस देश में होंगे क्योंकि होल्डिंग होगा। आज की तारीख में अगर 80 करोड़ लोग कोरोना में इतने संकट के बावजूद भी उन्हें अन्न मिल पा रहा है तो उसकी क्या वजह? खाली अन्नदाता कह देने से बात नहीं बनेगी, वो जो काम कर रहा है। इसलिए ये तीनों कानूनों के मूल में जो बात है कि एक राष्ट्र एक सब कुछ है, वो नहीं है हमारे यहाँ। आज की जो परिस्थिति आप देखें कि कृषि को लेकर के जो बात होना चाहिए थी कि कृषि में उपज किस तरीके से लगाई जाएगी, आज केरल जो कि चावल सबसे ज्यादा जहां उपभोग होता है वो चावल नहीं लगाता, चावल पंजाब उगाता है। आज पंजाब की स्थिति कृषि को लेकर के ये हो गई है कि लोग अपनी मिट्टी बेच रहे हैं। खेत जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 फुट गहरे हो गए हैं क्योंकि उनको मट्टी बेचने में फायदा है कि मट्टी से ईंट बच रही है और उनका काम चल रहा है। जमीनें गहरी हुई तो वो चावल बेच रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इतनी जहरीली जमीनें हो गई हैं कि अगर खेत में खाद ना डले तो अगर आप 10 बीज डालते हैं तो 9 नहीं लगेंगे, 1 दाना होता है। पंजाब के जो गोडाउन है उसमें विस्फोट हो रहे हैं क्योंकि इतना है। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, 2 साल, एक पिछले साल ही पंजाब में लेस चिप्स वालों ने जो कुछ किया है किसानों के साथ में, जो मुकदमे लगाए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके ऊपर है कि उत्पाद उन्हें अच्छा लगा तो लिया, नहीं लगा तो नहीं लिया, तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि एक समिति है, जो वो समिति किसके अधीन है? वो एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसी उद्योगपति की बात सुनेगा कि किसान की बात सुनेगा? ये रेवेन्यू कोर्ट अपने आप में लोकतंत्र के खिलाफ है। जहां पर अभी आप जो लोग, अभी जो रेवेन्यू कोर्ट का सारा मामला है, आप देखेंगे कि एक
एसडीएम को लगता है या कलेक्ट्रेट के व्यक्ति को लगता है कि यहाँ अतिक्रमण है, वो कंप्लेंट करता है, उस कंप्लेंट का जवाब भी वही देता है और उस पर जजमेंट भी वही देता है। ये तो न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। और आप एक ऐसा व्यक्ति जिससे कानून की उस तरीके की जानकारी नहीं है जैसा होना चाहिए, और ये कहा जा रहा है कि इस कानून के माध्यम से एसडीएम को सिविल कोर्ट के जो है वो अधिकार दे दिए जाएंगे। चिन्मय भाई प्लीज समय एक सीमा में कंक्लूड करें। मेरे ख्याल से मेरे 2 मिनट बचे थे तो तो मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये पूरे कानूनों को लेकर के इस तरीके का एक बुलडोजर वाली पूरी संस्कृति चल रही है, वो उसमें कोई किसी एक को या दो को दोष देने की जरूरत नहीं है। पर भाजपा ने ये जो एक आत्मघाती कदम उठाया है, मैं इसको राजनीति से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि इस वक्त सरकार उनकी है। अगर कांग्रेस की होती तो कांग्रेस की बात होती। मैंने इसलिए इस बात को सन 91 से शुरू किया है और मैं आज तक ला रहा हूं कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो 3-3.5 लाख किसानों की आत्महत्या हुई है, ये क्या है? इन कानूनों का कोई औचित्य नहीं है। अगर जरा सा भी विवेक सरकारों में होगा तो वो किसानों के प्रतिनिधियों से, किसानों से सीधी बात करेंगे, इन कानूनों को वापस लेंगे। अंत में सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि इस पूरी जो भाजपा, बाकी लोग जिस संस्कृति की बात करते हैं, उस संस्कृति में एक बहुत सुंदर सुंदर कहानियां आती हैं। उन कहानियों में हमेशा ये आता है कि एक ऐसा समय आया जब 12 साल अकाल पड़ा, 14 साल अकाल पड़ा, उसके बाद एक लंबी कहानी आती है। पर पूरे भारतीय वाङ्मय में पिछले 5000 साल में कभी भी, पिछले 30 सालों को, 20 सालों को छोड़ दें, 30 सालों को, तो कभी नहीं आता कि किसान को आत्महत्या करना पड़े। हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अब ये आत्महत्या नहीं है, ये सामूहिक हत्याकांड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप सब ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय मिश्र जी। मित्रों, दूसरा सत्र हमारा श्रम कानून के संदर्भ में है। 3 श्रम कानून अभी नए आए हैं और साल भर पहले एक श्रम कानून आ चुका है। 44 कानूनों को 4 संहिता में कोडिफाइड किया गया है और इन संहिताओं को लेकर भी श्रमिक और श्रमिक संगठन उद्वेलित और आंदोलित हैं। क्या इन कानूनों की खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, क्यों इससे प्रभावित लोग आंदोलित हैं, हम इनको जानेंगे। मैं श्रम कानूनों के परिवर्तन पर अपने विचार रखने के लिए वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता और इंटक के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री श्याम सुंदर जी यादव को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएँ और श्रम कानून परिवर्तनों पर अपनी बात करें। पर बात रखी। और दूसरा, जितने भी हमारे अतिथि वक्ता हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बात कुछ इस सिलसिले से शुरू करता हूं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य ऐसे हैं ये पूरे देश में जहां पर औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1948 में बना, इन 3 राज्यों में अलग अलग इस कानून के अतिरिक्त औद्योगिक संबंध विधान अधिनियम 1960 बना, जो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में लागू हुआ है। और इससे हमारे पूर्वज भी और हम भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कानून कोई भी बने, उसमें श्रमिकों का, उद्योग का, सरकार का और सबसे ज्यादा उपभोक्ता का अहित ना हो। और इन 3 राज्यों के इस कानून से जो एक केंद्रीय स्तर का पूरे देश में लागू होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और एक ये जो हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में था, MPIR एक्ट, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध कानून 1960। इसके द्वारा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जो औद्योगिक शांति हुई
जो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी, उसका लाभ उद्योग को, मजदूरों को, उपभोक्ता को और उसका अंश राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी प्राप्त हुआ। लेकिन अभी पिछले दिनों 2-3 सरकारों में, मैं किसी पार्टी विशेष का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन ये अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जब पूरा सारा देश कोरोना कोविड-19 में संघर्ष कर रहा था, जूझ रहा था, तब 4 मई को मध्य प्रदेश ने इसको संशोधित करके कुछ उन अंशों को जोड़ दिया जो न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि अमानवीय भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश को, दुनिया को और इस राज्य को भी निर्माण करने वाला मजदूर 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे कार्य करे, कैसे संभव है? हर एक की क्षमता के अनुसार ये कानून बनाए गए थे कि निरंतर 8 घंटे काम हो, 4 घंटे के बाद उसको चाय पीने का समय दिया जाए। ये तो वैसी बात हो गई जो आज़ादी के पहले मजदूर उठकर कारखानों में, मिलों में जाता था, बच्चे सोते रहते थे और जब वो लौट के आता था संध्या को तो बच्चे वापस सो जाते थे। तो लोकशाही का अर्थ ये है, कल्याणकारी राज्य का अर्थ ये है कि वो सभी पक्षों को बराबर ध्यान से देखे। अब जो कानून बन रहे हैं उसमें मैं 2 चीज का और उल्लेख करना चाहता हूं, और सुरेश जी, मैं अपने समय सीमा के भीतर ही अपनी बात समाप्त करूंगा कि इनके मापदंडों के लिए कुछ संस्थाएं बनी है, जैसे एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, वो 1919 से कार्य कर रहा है और अभी तक उसने 187 प्रतिमान पास किए हैं, रेटिफाइड किए हैं। उसकी शर्त यह है कि कोई भी देश अगर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो पूरी तरह उसको अपने देश में, मुल्क में लागू करना होगा, और अगर उस देश की स्थिति ऐसी नहीं है तो वो स्पष्ट इनकार कर सकता है। हमारा देश भी पिछले वर्ष भी इस संस्था में गया था, उसमें उद्योग के, सरकार के, मजदूरों के प्रतिनिधि गए थे। ऐसी एक संस्था भारत में भी है जिसको हम इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, भारतीय श्रम सम्मेलन कहते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक जो हर वर्ष ये भारतीय श्रम सम्मेलन होना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता माननीय उस देश के प्रधानमंत्री करते हैं, ये कई वर्षों से अभी इसकी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सभा नहीं हुई। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कानूनों में अगर संशोधन करना है, किसी भी क्षेत्र वर्ग का हो, तो उससे संबंधित जो हिस्से हैं, क्या उद्योगपति जो उद्योग चलाते हैं, क्या वो मजदूर जो उसमें काम करते हैं, क्या वो उपभोक्ता जो उन वस्तुओं को खरीदता है जिसकी वजह से उद्योग चलते हैं, जिसके वजह से औद्योगिक शांति होती है। अब ऐसे अगर नए नए कानून बनाए जाएंगे जिसमें लोक कल्याणकारी की बातें गौण हो जाएंगी और हम जो चाहेंगे वो कानून बनाएंगे। मेरी उद्योगपतियों से भी बात होती है, आज भी 12 बजे मैं कई उद्योगपतियों के साथ बैठा था। उन्होंने कहा साहब ये हमारे हित में भी नहीं है, क्योंकि देखिए मजदूर को अगर उसकी क्षमता के अनुसार काम के बजाय अधिक काम लिया जाएगा तो वो ठीक से काम भी नहीं कर पाएगा, उत्पादन भी ठीक से नहीं हो पाएगा और उस उत्पादन की गुणवत्ता भी ठीक से नहीं हो पाएगी, जिससे उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। जो हमारा अनुभव है, हमने पिछली बार देखा है कि कई हिंदुस्तान के ऐसे कारखाने गलत बगैर गुणवत्ता के उत्पादन करने से कारखाने बंद हो गए। जहां तक ट्रेड यूनियनों का और आंदोलनों का सवाल है, तो अभी एक संगठन को छोड़ के सारे संगठन एकजुट होकर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, कोई उग्र आंदोलन नहीं हो रहा। और अभी तो मुझे जानकारी मिली है कि जो 2014 से भारतीय मजदूर संघ जो एक बड़ा संगठन है मजदूरों का, वह भी अभी इस कोयले की एक हड़ताल में शरीक हो गया और
वो भी अब सब यूनियनों के साथ आके काम कर रहा है। मेरा ये कहना है, पहले एक चिट्ठी एक मजदूर यूनियन लीडर तो ठीक है लिखता था तो श्रम मंत्री श्रम मंत्रालय उसका उत्तर देते थे, किंतु आज ये व्यवस्था भी धूमिल पड़ गई है। मैं ये कहता हूं कि आप जिसके लिए कानून बना रहे हैं उसको उसमें भागीदारी होनी चाहिए। त्रिपक्षीय स्तर पर पहले चर्चाएं होती थी, मालिक अपनी परेशानी दुख बताते थे, मजदूर अपनी परेशानी तकलीफ बताता था और सरकार उसमें हस्तक्षेप करके एक उचित निर्णय करती थी, जिससे 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 उत्पादन भी होता था, उत्पादकता भी होती थी, सरकारें भी ठीक से काम करती थी और ज्यादा सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती थी। मालिक और मजदूर के संबंध एक जैसे हुआ करते थे। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इतना समय अभी नहीं है जो डिटेल में बात की जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज करके अगर हम नया रास्ता चुन रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मैं भी वर्कर हूँ, मजदूर हूँ, 50 साल मैंने मिलों में काम किया है, इससे न तो उद्योग का हित होने वाला है, न मजदूर का हित होने वाला है और न उपभोक्ता को अच्छा गुणवत्ता का माल मिलेगा। आप सबने शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी, मैं आभारी हूँ आपका और अभ्यास मंडल को पुनः धन्यवाद देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। अब श्रम कानून परिवर्तन पर अपने विचार रखने के लिए मैं हमारे अग्रज राज्य आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह जी रघुवंशी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और श्रम कानून परिवर्तन पर अपने विचार रखें। श्री रघुवंशी। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। श्री श्याम सुंदर जी यादव को अब आई जी आ रही है, आ रही ना? हाँ आ रही है। श्री श्याम सुंदर जी यादव को भी प्रणाम, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक मजदूर क्षेत्र में काम किया है, श्रमिक रहे हैं। अभी 2-3 दिन से मैं श्रम शिविर के सामने से 2 बार गुजर रहा हूं और मैंने श्रम शिविर में राम सिंह भाई को बैठे हुए देखा, मैंने श्रम शिविर में द्रविड़ साहब को बैठे हुए देखा, मैंने श्रम शिविर में गंगाराम जी तिवारी को बैठे हुए देखा और श्रम शिविर में इंदौर के सबसे बड़े गुंडे को भी बैठे हुए देखा। फिर म्यूट हो गई सर, कट रहा है। रघुवंशी साहब, नेटवर्क की समस्या के कारण वो बाहर हुए हैं। जब तक रघुवंशी जी जुड़ते हैं, कोई हमारे बीच के साथी कोई एडिशनल बात कहना चाहते हैं, सप्लीमेंट्री बात कहना चाहें, किसी बात का दोहराव न हो तो 1-8 मिनट में वो अपनी बात रख सकते हैं। कृषि और श्रम कानूनों में परिवर्तन पर कोई भी साथी अपनी बात रख सकता है, पर इस बात का ध्यान रखें कि दोहराव नहीं हो, कोई एडिशनल या सप्लीमेंट्री बात हो 1-2 मिनट में। जब तक रघुवंशी जी जुड़ते हैं तब तक अपनी बात कह सकते हैं। सर, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा जी। सर से ये समझना चाहूँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में काम कर रहे हैं जी, या जो दुकानदारों के यहाँ काम करते हैं, इन पर भी ये लागू होंगे क्या? यादव साहब, कोडवानी जी का प्रश्न आपकी ओर है। हेलो, भी अनुमोश किया जा रहा है और इसके सब दायरे में आ रहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर और बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए जहां तक इनका प्रश्न है तो कोडवानी जी मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, ना तो इनके इलाज की सुविधा है, ना इनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ना इनको ग्रेचुइटी मिलेगी, इनके लिए कोई कानून में व्यवस्था नहीं है, ये साफ बता रहा हूँ। धन्यवाद सर। रघुवंशी जी आ गए हैं, स्वागत है सर आपका। हाँ, जी जी हाँ, वो बीच में कट गया था। जी जी। मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में जो श्रमिक क्षेत्र में ऐसे तत्वों का प्रवेश हुआ जिसके कारण भारत के
जितने बड़े उद्योग थे वो बंद हुए। इंदौर में श्याम सुंदर जी तो जिस क्षेत्र से आते हैं, इंदौर मील के कारण बसा हुआ शहर है और सारी मिलें बंद हो गई। क्यों हो गई? 4 सांचे नहीं चलाएंगे। बहुत खरी बात बोल रहा हूं मैं, 4 सांचे नहीं चलाएंगे, आधुनिकीकरण नहीं करने देंगे, सिर्फ इसलिए बंद हो गई। और इनका तो अनुभव भी ठीक है, बहुत ज्यादा है, और इन कानूनों का अध्ययन भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना हो जाए ये कनेक्टिविटी की समस्या आ रही, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है हमको। चैट बॉक्स में भाई साहब, ये मैं अगली बार ऐसी कष्ट नहीं हो ऐसा प्रयास करूंगा, जी है ना? जी जी हाँ हाँ, क्योंकि वो टेलीफोन पे है तो टेलीफोन आ रहे हैं। जी जी अगली बार मैं कोई लैपटॉप वगैरह से जोड़ूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो मोटे मोटे इसमें संशोधन किए गए हैं, एक तो ये है जो ESI की और बाकी बात की है, उसमें अभी तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहीं पर भी श्रम कानूनों के अंतर्गत आता ही नहीं था। ठेकेदारी प्रथा जिसे हम कहते हैं, उसको इसमें जोड़ा है। फिर सामाजिक सुरक्षा का जो प्रावधान था वो विनिर्माण मजदूर या यूनियनों से जुड़े हुए जो बड़े उद्योग के मजदूर थे उनसे जुड़ा है। अब वो जितने असंगठित मजदूर हैं, और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी बड़ी ट्रेड यूनियन असंगठित क्षेत्र में काम करना नहीं चाहती। कारण ना तो वो चंदा मिलता है, ना सदस्यता का पैसा मिलता है, इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ रहता है। कहीं 5 मजदूर असंगठित काम कर रहे हैं, कहीं 10 कर रहे हैं, कोई इसे एक खेत में काम कर रहा है, दूसरे खेत में काम कर रहा है, कहीं हमाली का काम कर रहा है। इसलिए उनको कोई श्रम संगठन मदद नहीं करता है। उनको तो विचार करके संसद में कानून बनाकर ही सुविधा दी जा सकती है। ये सुविधा, ये जो संशोधन हुए हैं उसमें हुआ है कि उनको सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाए हैं। अभी तक इतने ट्रेड यूनियन आंदोलन चलने के बाद भी मैं आपको बताना चाहूंगी, हिंदुस्तान में सबसे पहली ट्रेड यूनियन लाला लाजपत राय जी ने बनाई थी, जो एटक के नाम पे थी, जो बाद में कम्युनिस्टों ने उस पर कब्जा किया। तब से अब तक महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता था। समान वेतन का कानून इसमें शामिल हुआ है। फिर किसी क्षेत्र में जैसा अभी बात आई कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 12 घंटे काम करने का अगर मजदूर स्वीकृति देगा तो उसको काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक बड़ी आपको हंसी आएगी कि ये 12 घंटे काम करने का कानून क्यों बनाना चाहिए। इंदौर में मृगनयनी एम्पोरियम है, मैं इसका नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नहीं था, लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष था। तो मृगनयनी एम्पोरियम मेरे अंतर्गत आती थी। 11 बजे खुलती, 7 बजे बंद हो जाती है आज भी। अब आप बताइए कि 6 बजे आदमी अपने काम से निपटता है, सरकारी दफ्तर का अफसर 7 बजे घर पे आता है, तैयार होता है और फिर बाजार में निकलता है खरीदी करने के लिए। 7 बजे हमारी दुकान बंद हो जाती। क्यों? कि 8 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं करेंगे, हमारे नौकरी के नियम है। हम 12 घंटे की तनख्वाह देंगे, 12 घंटे काम करो भाई आप। तो ये कुछ नियम इसलिए बनाए हैं कि कुछ उद्योग, कुछ दुकानें, कुछ व्यवसाय, क्योंकि मजदूर में सिर्फ फैक्ट्री मजदूर नहीं आता है, जितने कर्मचारी ये सब आते हैं, वो दुकानदार के वहां काम करने वाले गुमस्ता एक्ट के कारण श्रम कानून के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सारे श्रम कानून के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जिन स्थानों पर 12 घंटे की निरंतर ड्यूटी आवश्यक है, वहां पे 12 घंटे का कानून बनाना चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो उद्योग मंत्रालय अपने हिसाब से कानून बनाता था, कानून मंत्रालय अपने हिसाब से कानून बनाता था, श्रम मंत्रालय सिर्फ श्रमिकों की चिंता करके अपने हिसाब से कानून बनाता था। ये जो 4 संहिता बनी है, ये उद्योग को भी ध्यान में रखा गया है, कर्मचारियों और श्रमिकों को भी ध्यान में रखा गया है। लैंगिक विभेद जो था अभी तक हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ, उसको दूर किया गया है। और साथ के साथ मजदूरों को शीघ्र न्याय मिले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। 40 कानून थे, 44 कानून जैसा श्याम सुंदर जी ने बताया, उनको 4 संहिताओं में डाला है। जो श्रम न्यायालय है उनकी क्षमता बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात, इस कानून में ESI की जो सुविधा है वो बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के 740 जिलों में प्रत्येक में अस्पताल 1-1.5 साल में तैयार हो जाए और अधिकांश मजदूरों को इसकी सुविधा मिल जाए।
10 मजदूर से जहां कम काम करते हैं, जो अभी दुकानदार और उसकी बात आई थी कर्मचारी की, वो भी स्वेच्छा से इस योजना के सदस्य बन पाएंगे। मालिक पर यह प्रतिबंध 10 से कम मजदूर वाले में नहीं रहेगा कि वो उसकी किश्त भरे। जो मजदूर इसका सदस्य बन के उसके पैसे जमा करेगा ईएसआई के, उसको भी ईएसआई के अंतर्गत सारे, वो और उसका परिवार, उसको भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इसलिए इस कानून ने जो 4 बनाए हैं, उसने उद्योगों को सुविधा प्रदान की है, उसने सबसे ज्यादा श्रमिकों का ध्यान रखा है। लैंगिक जो भेदभाव होता था, महिलाओं को कम तनख्वाह मिलती थी, उसको दूर किया है। जो श्रमिक असंगठित क्षेत्र में था, उसको श्रमिक कानून के अंतर्गत लाया है, उसको सोशल गारंटी दी है, उसको जितने सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ देना प्रारंभ किया है। और साथ के साथ उद्योगों को भी सरलता से चलाने में सुविधा हो, इसलिए क्लिष्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने पढ़ के नहीं सुनाया आपको। इन बातों को लेके आपके सामने मेरी बात रखी है। श्याम सुंदर जी का अनुभव मुझसे बहुत अधिक है, किंतु मैं उनसे कहना चाहता हूं कि चीन में दुनिया भर के देश, अमेरिका का उद्योगपति इसलिए उद्योग लगा रहा है कि वहां पर 12 से 14 घंटे श्रमिकों को काम करने की अनुमति मिली है। वहां जितने श्रम कानून है वो समाप्त हुए हैं। हिंदुस्तान में भी सेज, जिसे हम कहते हैं, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया बनाकर जो उद्योग डालने के जहां पर क्षेत्र बनाए हैं, वहां पर एक एक उद्योग का भी सेज बनाया गया है, सिंगल एक बड़ी इंडस्ट्री का। अगर उन्होंने विदेशी पैसा डाल के हिंदुस्तान में इंडस्ट्री डाली है, उत्पादन बढ़ाया है, देश की आवश्यकता पूरी की है, तो ये 4 कानूनों के कारण ऐसा नहीं हुआ है कि श्रम कानूनों से छूट दी गई है या श्रमिक अधिकारों में कटौती की गई है। किंतु अब हमें समझना पड़ेगा कि जैसे सरकारी स्कूल के मास्टर को तनख्वाह तो मिलती है 60,000 रुपया, किंतु रिजल्ट आता है 6%, और प्राइवेट स्कूल के मास्टर को तनख्वाह मिलती है 6,000 रुपया और रिजल्ट आता है 100%। वैसे ही अगर संगठित क्षेत्र के मजदूरों को आप जिसको कहते हैं सौदेबाजी का पूरा अधिकार देते हुए अगर इन कानूनों में सरलता नहीं लाएंगे, मजदूरों के जो सौदेबाजी के अधिकार में कटौती नहीं करेंगे, तो जैसे सरकारी दफ्तरों में, सरकारी स्कूलों में ज्यादा तनख्वाह, कम काम, अच्छा रिजल्ट नहीं, ठीक गुणवत्ता नहीं, वैसा का वैसा हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में और बढ़ता जाएगा। अगर हमें दुनिया में कंपटीशन कर दिए, हिंदुस्तान को देश में, विश्व में 1 नंबर का देश बनाना है, जो कि आबादी के हिसाब से हम बन सकते हैं, तो हमें श्रम कानूनों में थोड़े परिवर्तन करना थे। किंतु इसमें श्रमिकों का कोई नुकसान नहीं है। देश के 100%, जहां एक आदमी भी किसी एक आटा चक्की पे काम करता है, उसको भी श्रम कानून का पूरा लाभ हो, सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ हो, ईएसआई का पूरा लाभ हो। अगर वो महिला हो तो उसको पुरुष के बराबर तनख्वाह मिले, पारिश्रमिक मिले। ऐसा करने का प्रयास भारत की सरकार ने किया है, और ये कोई डर के, छुप के, या अभी कोरोना के काल में हड़ताल नहीं हो सकती इसके कारण नहीं किया है। ये बिल्कुल, और हमारे भी श्रम संगठन है, हमारे भी श्रमिक प्रकोष्ठ है, श्रमिकों से हमारा लगातार संपर्क रहता है, उनसे चर्चा के बाद हमने किया है। थोड़ा सा मैं किसान उसमें भी बोलना चाहूंगा कि कृषकों के संबंध में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये आधिक्य का जमाना है, कोई स्टॉक करके पैसे नहीं कमा सकता। इसलिए उपज के आधिक्य के जमाने में यदि आप स्टॉक की सीमा कायम रख के व्यापार करने की अनुमति दोगे तो कोई स्टॉक नहीं करेगा। स्टॉक की सीमा समाप्त करेंगे तो सरकार के ऊपर जो वजन आता है खरीदारी का, वो समाप्त होगा। आटा मिल वाले, बाकी दीगर लोग अनाज को खरीदेंगे, तेल मिल वाले अनाज तिलहन को खरीदेंगे, और दाल मिल वाले दाल का स्टॉक, दलहन का स्टॉक अपने करेंगे। सरकार पर वजन कम आएगा, किसान को अधिक दाम मिलेगा, और इसके लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि आपको उद्योगपति को या बाहर ही बेचना पड़ेगा। मंडियां चालू रहेगी, एमएसपी कायम रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि तकरीर और तर्क में अंतर होता है। तकरीर कितनी भी अच्छी दी जा सकती है कि तर्क तो आज ये कहते हैं किसान के और श्रमिक के भलाई के लिए हमने सारे कानून पास किए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवंशी जी। आदरणीय मित्रों, अभ्यास मंडल की गतिविधियों से आप भली भांति वाबस्ता हैं, उसके संदर्भ में आपके कोई सुझाव हो तो आप कृपया चैट बुक्स में लिख सकते हैं। महामारी का जो संकट हमारे सामने है और जिस तरह से ये विकराल रूप में हमारे सामने खड़ी है, अभ्यास मंडल
ने अपना एक अभियान भी महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जारी किया हुआ है। हम संकल्प लें, हम स्वयं मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें और अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें और अपने परिवेश के साथियों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकें। इस संकल्प के साथ मैं रामेश्वर गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें। श्री रामेश्वर गुप्ता जी। सादर वंदे। अभ्यास मंडल परिवार, हमारे लोकप्रिय जनसेवकों, परम आदरणीय श्याम सुंदर जी यादव, बाबू सिंह रघुवंशी जी, माननीय गोविंद मालू जी और आदरणीय चिन्मय मिश्र जी के साथ ही हमारे अभ्यास मंडल परिवार के शुभचिंतकों जो इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, उन सबके प्रति अभ्यास मंडल परिवार की ओर आभार करता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार आप लोगों का मार्गदर्शन, सहयोग, आशीष अभ्यास मंडल परिवार का हमेशा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। द्वारका भाई।